अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं मैं इसके निकम में हूँ कल लास्ट एपिसोड। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह खाला, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। अब देखते हैं आपका ये मंसूबा अपने अंजाम तक पहुँचता है या नहीं। अरे कैसे नहीं पहुँचेगा सायरा डियर, तुम्हारी खाला ने इतना मजबूत जाल बिछाया है कि इसकी धुंधें इस कदर मजबूत हैं कि शेर भी जाल से बाहर नहीं निकल सकता। सबीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खाला, शावेस इसे तलाक तो दे देगा ना। अरे कैसे नहीं देगा, तुम देखना अब होता है क्या। शावेस इस 2 टके लड़की को खुद अपने हाथों से बाहर निकालेगा। अच्छा खाला, ये महारानी है कहाँ? रुशाइल, सारा ने बुलंद आवाज में इसे पुकारा। ये आ क्यों नहीं रही? सारा को गुस्सा आया। गूंगी हो, सुनाई नहीं देता क्या? सारा ने तल्ख लहजे में कहा। वो मैं क्या मैं लगा रखा है, बोलना नहीं आता क्या? इसने रुशाइल को बाजू से पकड़कर धकेला। ओ नाजुक कली को रोना आ गया। रोना तो अब स्टार्ट होगा तुम्हारा जब शावेस तुम्हें इस घर से तलाक के कागज़ थमा के भेजेगा। बड़ी ज़बान चलती है ना कि मैं इसकी बीवी हूँ, इस पर इसी की चीज़ों पर मेरा हक है। अब देखना ऐसे तुम्हें घर से निकालेगा कि सारी ज़िंदगी तुम डर डर की टोकरे खाओगी। चलो अब दफ़ा हो जाओ। इसने धक्का देकर इसे कमरे से निकाल बाहर करा। क्या वाकई शावेस मुझे तलाक देने लगा है? मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस मतलब परस्त दुनिया में कोई ऐसा तो होगा जो मुझे पनाह दे। ना पूरी ज़िंदगी बाप के प्यार को तरसती रही, माँ से अलग कर दिया, और अब एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी हूँ जो नफ़रत के काबिल भी नहीं। अकेले एक कोने में तन्हा बैठी अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई भी इसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। सबीन के फ़ोन पर मुसलसल घंटी बज रही थी, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही थी। मामा आपका फ़ोन, जैसे शावेस ने कहा, इसके स्क्रीन पर जवाद का नंबर देखा। जवाद? जवाद मामा को क्यों कॉल कर रहा है? वो एकदम हैरान रह गया। इसने जल्दी से फ़ोन उठाया। अभी वो कुछ कहता, जवाद ने पहले पहल की। आंटी, एक बहुत बुरी खबर है। आपको पता है शावेस जिस लड़के को ढूंढ रहा है, लगता है वो इसको ढूंढ लेगा। जैसे शावेस ने सुना, 1 मिनट के लिए वो दंग सा रह गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि जवाद मामा को कैसे पता। आंटी, मुझे पता चला है कि जो बंदे इसने छोड़े थे इन्होंने घर ढूंढ लिया है। कभी भी शावेस को कॉल कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके कैसे भी करके शावेस का फ़ोन ले लें, इससे कोई भी बहाना बना दें। आंटी, मैंने बहुत कोशिश की थी इसे यकीन दिलाने की कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो मानता नहीं था। यही कहता था कि इससे मिल जाएगी। जवाब की बातें इस किसी खंजर से कम नहीं थी। वो लड़खड़ाया। इसे लग रहा था कि वो अपने होश खो गया। जवाद और इसकी माँ, सगी माँ ने इसकी मोहब्बत से मिलने के लिए क्यों रोका? वो क्यों ऐसा कर रही थी? क्यों मुझे इससे मिलने नहीं दिया? बहुत से सवाल इसके जहन में पैदा हो रहे थे, लेकिन इससे पहले इसने अपनी मोहब्बत से मिलना था। इसे एक नज़र देखना था जो वो देखने के लिए तरस गया था। इसकी मोहब्बत जिसके लिए वो इतने साल ख्वार हुआ था, आज इसे इसकी मंजिल मिल ही गई थी। वो पागल आशिकों की तरह नीचे आ रहा था। जैसे वो सीढ़ियों से उतर रहा था, सामने से रुशाइल आ रही थी, लेकिन इसे कोई खबर नहीं थी। बस वो इससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन इसे ये मालूम न था कि मोहब्बत दिल के करीब और आसपास होती है, मगर इसने कभी अपने करीब देखा ही नहीं था। हेलो साहब, आपके लिए खुशखबरी है। इसका पता चल गया है, आप जल्दी से हमारे एड्रेस पर आ जाएं। हाँ हाँ, मैं आता हूँ, अभी पहुँचता हूँ। इश्क वो बला है, जिसको छुआ है इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पर चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी ज़माने से लड़ा है। इतना बदनाम फिर भी हर ज़बान पर अड़ा है। आज इसे अपनी मोहब्बत आज इसे अपनी बचपन की मोहब्बत से मिलना था, जिससे वो बचपन से मोहब्बत करता था। इसे याद था वो हर एक पल जो इसने इसके साथ बिताए थे। आज वो मारा मारा पागलों की तरह ढूंढ रहा था, या दिल का राज था। वो जब जब सांस लेता था तो हर सांस में इसका अक्स आंखों में आ जाता। इसकी वो बालों की पौनी, सब कुछ याद था। इसका उल्टा नाम गुड़िया, जो इसे अक्सर कहता था, क्योंकि इसका असली नाम इसे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन क्यों दिल ने इतना फासले डाल दिए? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। इसकी सांसें फूली हुई थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहाँ है एड्रेस? जैसे शावेस ने कहा, इस आदमी ने एक कागज़ की चिट पकड़ा दी। ये ले साहब, आपकी अमानत। बहुत मुश्किल से ढूंढा है। आपको नाम तो याद नहीं था, बस इतना सा याद था कि इसका बाप कोई सोने का कारोबार करता है। लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला वो तो मर गया।
اس لیے بہت مشکل ہوئی اس کے اہل خانہ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ جیسے شاویز نے سنا وہ دگ سا رہ گیا۔ کیا؟ اسے کچھ کچھ یاد آ رہا تھا لیکن ماضی کی تصویریں بہت دھندلی ہو چکی تھیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ لو تمہارے پیسے۔ شاویز نے اس آدمی کو پیسے تھما دیے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے قدم تیزی سے اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ترس گئی تھی جیسے اس نے اس محلے میں قدم رکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ یہاں پہلے آ چکا ہے مگر اسے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ قدم تیزی سے بڑھتے گئے اور آخرکار وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی گیا۔ جیسے ہی شاویز نے وہ گھر دیکھا وہ وہیں رک گیا۔ اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے، یوں مانو وہ وہیں سن ہو گیا، بے جان سا، جس میں اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر گئیں۔ یہ تو وہی گھر ہے، یہاں تو میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شاویز کو ساری باتیں رفتہ رفتہ یاد آ رہی تھیں۔ ابو، اللہ کی قسم نہیں پتہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو گرنے لگے، لیکن اسے جانا تھا، اسے دیکھنا تھا اپنی محبت کو۔ شاویز نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیسے وہ سامنا کرے گا ان کے گھر والوں کا؟ آخر میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ آئی! گھر سے آواز آئی۔ جیسے عرفہ بیگم نے دروازہ کھولا وہ وہیں دنگ رہ گئی۔ اس کے لبوں پہ بے اختیار نام نکلا، تم؟ میری بیٹی کیسی ہے بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خدا کے لیے اب اس کے ساتھ کوئی برا مت کرنا، میری بیٹی بہت بھولی ہے۔ آگے تم نے اس کے ساتھ جو کر دیا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ عرفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی، کیا آپ مرزا سکندر کو جانتی ہیں؟ جیسے شاویز نے کہا عرفہ بیگم چپ گئی۔ اسے لگا وہ سوچ میں ڈوب گئی ہوں۔ اس بات سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مرزا سکندر کو جانتی ہیں۔ تم کون ہو اور تم کیوں پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں؟ میں ان کا بیٹا شاویز سکندر۔ جیسے شاویز نے کہا عرفہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ وہیں رک گئیں۔ کیا تم مرزا سکندر کے بیٹے ہو؟ ہاں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ نہیں، تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ اتنا رحم دل خوش صفا انسان تھے، تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں عرفہ وحید احمد کی بیوی۔ یقین کرو جیسے عرفہ نے کہا شاویز لڑکھڑایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ آنٹی مجھے بتائیں ایسا کیا ہوا تھا کہ بابا اور انکل وحید نے ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیے اور ہمارا؟ جیسے شاویز نے کہا وہ وہیں رک گیا۔ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا؟ وہ وہی ہے جس کو تم نے شراب کے نشے میں دھت نکاح کر کے لے کر گئے تھے، وہ وہی میری بدنصیب بیٹی ہے جس کی بچپن میں تمہارے ساتھ منگنی کر دی گئی تھی، گڑیا۔ وہی گڑیا جس کے بغیر تم ایک دن نہیں رہ سکتے تھے، رشائل نام ہے گڑیا کا۔ آسمان پھٹ گیا۔ شاویز خود کو قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کیا گڑیا رشائل ہے؟ اس کی آواز میں سسکیاں پیدا ہو گئیں۔ دور رہو مجھ سے، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور نہ ہی ایک اچھی بیوی بن سکتی ہو۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ گڑیا نہیں ہو سکتی۔ آنٹی شادی میں تو انکل وحید نہیں تھے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی وفات کے بعد میری ارشد علی سے نکاح ہو گیا، وہ رشائل کا سوتیلا باپ ہے۔ آنٹی پلیز خدا کے لیے مجھے شروع سے بات بتائیں، ایسا کیا ہوا تھا؟ مرزا سکندر اور وحید احمد بچپن کے بہت اچھے دوست تھے اور یہ دوستی اتنی مضبوط تھی کہ شادی کے بعد وہ اکٹھے ہوتے۔ تمہارا اور ہمارا اہل خانے سے کافی گہرا رشتہ ہو چکا تھا، بزنس پارٹنر تھے۔ سونے کے وحید صاحب اور مرزا بھائی دونوں گھر میں خوشیاں تھیں۔ دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تمہارا اور رشائل کی منگنی کر دی۔ تب تم 10 سال کے تھے اور رشائل 8 سال کی۔ سب گھر والے خوش تھے سوائے تمہاری ماں سبین کے، جو شروع سے ہی ہمیں پسند نہیں کرتی تھی۔ بس اسی نفرت کے تلے اس نے مرزا بھائی کو پتہ نہیں کیا کہا ایسا کہ مرزا صاحب نے سارے رشتے ناطے ایک سیکنڈ میں توڑ دیے۔ تمہارا اور رشائل کا ایک دوسرے سے کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی، جو سب کچھ ٹوٹ گیا اور اسی غم میں وحید صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد میرا نکاح ارشد احمد سے ہو گیا تو ہم کراچی چھوڑ کر یہاں اسلام آباد آ گئے۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ تم لوگ بھی کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہو، لیکن میں نے تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس دیکھو نہ چاہتے ہوئے بھی قسمت کیسے تمہیں ملا لیا ہم سے۔ بیٹا یہ سب کچھ سبین نے کیا تھا، رشتوں میں درار پیدا کرتی۔ جیسے جیسے عرفہ بیگم حقیقت بتاتی جا رہی تھی، شاویز کو اپنی ماں کا اصلی چہرہ پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اس لیے ماما نے جواد کو مجھے یہ بتانے کے لیے کہا، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جواد اور ماما کس قدر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا
کہ ماما ایسا کریں گے۔ وہ بے حوث چل رہا تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جس سے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا وہ وہی ہے، میرے بیوی، اور میں اسے پہچان نہ سکا۔ ماما نے ایسا کیوں کیا؟ انکل وحید اور بابا کے درمیان دشمنی ڈال کے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے، کیسے اس نے اپنی محبت کا سب کے سامنے مذاق بنا دیا، یہ ساری زندگی کے سامنے اس کے دامن پہ ایک ایسا دھبا لگا دیا جو شاید کبھی نہیں مٹنے والا تھا۔ آ آ آ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ اس سے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے خود کو مارتا۔ اس کی گہری نشیلی آنکھوں میں آنسو کا دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم سی زندگی کے ساتھ سب کے سامنے نشے میں دھن ہو کر اس کی عزت کو سب کے سامنے نیلام کر دیا۔ کیا کفارہ ہے اس کی غلطی کا؟ کیا کفارہ وہ ادا کرتا وہ اپنی محبت کو برباد کرنے کا؟ رشائل، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں بہت برا شخص ہوں، تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا لیکن میں بے بس ایک دفعہ بھی تمہارا خیال نہ کیا، اور دیکھو نا خدا نے کیسی مجھے سزا دی، میری محبت کو ہی نشانہ بنا ڈالا۔ وہ بے حوث پیدل چل رہا تھا۔ آج وہ بلا لگ رہا تھا جس نے گھنگرو پہن کر اپنے محبوب کو بنانا تھا۔ آج وہ مجنوں لگ رہا تھا جس نے اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے گلیوں کی خاک چنی تھی۔ یہ محبت کا وہ مرحلہ تھا کہ جہاں عاشق کو اپنے محبوب کو پانے کے لیے زمین کی خاک کیا، اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو جانا پڑتا۔ کس سے پوچھوں، کیا کہوں؟ یہ جان بے جان سا ہو گیا تھا۔ خوشی کے پل اب ڈھونڈنا مشکل ہوتے، کیونکہ میں نے اسے زخم اتنے گہرے دیے تھے، جانے اس کے لبوں میں کتنے شکوہ ہوں گے۔ جو بھی ہے، میں اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ شاویز کہاں جا رہا ہے میرے یار؟ جواد نے شاویز کو روکا۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی، کہاں تھے تم؟ بولو۔ جیسے جواد نے کہا، شاویز نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس کے گربان سے پکڑ لیا۔ بتا سالے، کیوں کیا تو نے ایسے؟ کتے کمینے، دوست تھا تو میرا، اور تم نے ہی میری پیٹھ پیچھے میرا چھرا گھونپا۔ کیوں مجھ سے جھوٹ بولا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ بتا، یہ کیا کہہ رہا ہے شاویز؟ میں سمجھا نہیں۔ واہ واہ، تیرا جھوٹ پتہ چل چکا ہے، میں نے فون پہ ساری باتیں سن لی تھی۔ تم نے میری ماں کے کہنے پر مجھ سے میری محبت سے ملنے نہیں دیا، اتنے سال مجھے اس دھوکے میں رکھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ تو میں نے انڈر کور آرمی چھوڑ دیے تھے، نہیں تو ساری زندگی مجھے نہ پتہ چلتا اور میں اپنی محبت کو یوں اذیت کی آگ میں جلنے دیتا۔ تجھے پتہ ہے جس دن تو نے مجھے اس شادی والے گھر میں بھیجا تھا وہ کس کا گھر تھا؟ وہ میری محبت کا مقام تھا، اور جس کو میں نکم کر کے لایا تھا وہ تھی میری محبت، میری بچپن کی منگیتر۔ تمہاری اور ماما کی لاکھ کوششوں کے باوجود میری زندگی خدا نے اس کے ساتھ جوڑ دی۔ خدا کے لیے آنٹی مجھے گھر سے مت نکالیں، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کونے پہ پڑی رہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جا بھاڑ میں جا، لیکن اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جا۔ سارا، اس کا سامان لے کر آؤ۔ وہ دونوں بحث اسے جانوروں کی طرح کھینچتی ہوئی نیچے لا رہی تھی۔ آنٹی پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیا کہا؟ کیا بگاڑا ہے تو نے؟ ارے میرا سارا گھر کھا گئی اور مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ وہ جیسے گھر داخل ہونے لگا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تمہیں پتہ ہے تجھے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ سر پر گلدان خود مارا تاکہ شاویز تجھے نکال دے۔ جیسے شاویز نے سنا وہ دکھ سا رہ گیا، اس قدر جھوٹ بولا گیا اس کے ساتھ۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرا اب اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں۔ رکے خالہ، یہ ایسے نہیں نکلے گی۔ سارا نے آگے ہو کر ایک نازک چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جب شاویز نے یہ دیکھا وہ خود کو روک نہ پایا۔ بس سارا اور سابین کا رنگ اڑ گیا۔ شاویز میری جان، تم آ گئے، سابین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا اور سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا۔ دفع ہو جا اس گھر سے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا کو کیوں نکال رہے ہو گھر سے؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ خاموش ہو جائیں آپ۔ نہیں ہے وہ میری بیوی، سن لیا؟ میں نکاح کر چکا ہوں رشائل کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے۔ اور آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے گھر سے باہر نکالنے کی؟ بیٹا تم نے تو خود تو اس سے باتیں کی تھیں۔ کب کہا میں نے آپ کو اس سے گھر سے باہر نکالنے کا؟ کب کہا میں نے؟ بتائیں، میں نے آج تک ایک دفعہ اسے طلاق دینے کے بارے میں آپ سے کہا نہیں نا؟ کیوں؟ وہ میری محبت ہے، میری ماں، میری محبت جسے آپ نے مجھے چھپا کے رکھا۔ شاویز
کچھ نہیں، اب کچھ نہیں کہیے، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ دکھ سے رہ گئی۔ محبت؟ میں شاویز کی محبت تھی؟ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے جواد کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا وہ بدقسمتی سے میں نے سن لیا تھا۔ کیوں آپ نے کیا ایسا؟ کیوں مجھے میری محبت سے ملنے کے لیے روکا؟ اور پھر دیکھیں نا، قدرت کا معجزہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے میری محبت روشائل عرف گڑیا، انکل وحید کی بیٹی۔ کچھ یاد آیا؟ سبھی نے جیسے سنا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ ساری سچائی شاویز کو کیسے معلوم ہوئی؟ ادھر روشائل بالکل ساکت کھڑی رہی۔ آخر کار شاویز کو سچ پتہ چل گیا، مگر اسے کس نے بتایا؟ وہ بے حوص کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کو سب کے سامنے تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کا مان شاویز سکندر تھا، جس نے اس کی زندگی میں بہت درد دیے تھے۔ روشائل، شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس نے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا تھا، جو شاید اب وہ کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیسے بھول جاتی ہو وہ درد زخم جو اسے شاویز نے دیے تھے؟ اتنی جلدی وہ کیسے اس سے خوش ہو سکتی تھی؟ اس کی وجہ سے جو اس کی بدنامی ہوئی تھی، سب کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بنایا گیا تھا اس کا۔ روشائل پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ دیکھو روشائل، شاویز نے روشائل کی طرف رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے قدم پر رکھے۔ تمہیں یاد آ گیا؟ میں شاویز کچھ یاد آیا؟ وہ اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنے بچپن کی منگنی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا اور یہ کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں کسی شاویز کو نہیں جانتی، وہ پتھر دل نہیں تھی، اسے بننے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ روشائل نے یہ کہا، وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ گڑیا میں تمہارا شاویز۔ جیسے شاویز نے کہا، اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رکھا اور اپنے دل کو قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے روشائل عرف گڑیا۔ وہ ابھی تک وہی اس کی طرف پیچھا کر کے کھڑی تھی۔ دیکھو روشائل، ہماری فیملیز کے درمیان جو بھی کچھ ہوا اور صرف ایک غلط فہمی تھی، اور میں یہ غلط فہمی دور کر دوں گا اور پھر سے دونوں گھروں میں خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا، اگر تم میرا ساتھ دو گی۔ کون سی خوشیاں؟ کون سا ساتھ بتاؤ؟ تمہاری ماں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا شاویز سکندر، وہی بہت ہے، اور اب کوئی خوشیاں ہمارے گھروں میں دستک دے گی؟ کیوں؟ میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں ایک ایسے ظالم شخص کے شکنجے میں بن چکی ہے جو ہر روز میری ماں کو طعنے دیتا ہے، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عرفہ بیگم، تیری پہلی شوہر کی گندے خون کو تسلیم میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو تیری لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور دوسری نے بھری بارات میں اپنا عاشق بلایا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ کیا صحیح کرو گے؟ کیا میرے ان زخموں کو صحیح کر سکتے ہو؟ کیا ان کو بھر سکتے ہو؟ یہ دیکھو کتنا ظلم کرتی ہے وہ مجھ پر، اور تم نے کیا کیا تھا؟ تم خاموشی سے میرا تماشا بنتے دیکھتے رہے تھے، کیونکہ تمہیں کیا مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی؟ میں تو ایک آوارہ بدچلن بد لڑکی تھی جسے تم شراب کے نشے میں نکاح کر کے لائے تھے، اور آج تمہاری گڑیا نکلی اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ فرض کرو شاویز، اگر میں گڑیا نہ نکلتی، وہی بے بس بے سہارا لڑکی ہوتی، تو کیا تم مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرتے؟ نہیں کرتے، کیونکہ تمہیں اپنی ماں کے جھوٹے زخم سچے لگتے ہیں۔ میرے جلے ہوئے ہاتھوں میں خون رشتہ رہے تو رشتہ رہے۔ وہ خاموش تھا، آج وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کیا کہتا؟ اس نے نہ صرف اپنی محبت کے ساتھ بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سب کے سامنے برباد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں تمہیں وہ چاہت نہیں دوں گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے، وہ مقام کبھی نہیں۔ روشائل نے یہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عشق کا آخری مرحلہ تھا فراز، محبوب ناراض تھا۔ عرفہ بیگم، پانی لاؤ، ارشد نے اونچی آواز میں پکارا۔ یہ لیں۔ عرفہ بیگم نے ارشد علی کو سہارا دے کر اٹھایا، جو چارپائی پر بے سہاروں کی طرح لیٹا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی ٹانگ خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب چل نہیں سکتے۔ یہ خبر ان کے گھر کے لیے بہت بری تھی، لیکن یہ شاید ارشد کو اس کے کرموں کی سزا ملی تھی، جو وہ آج تک اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی بڑی بیٹی کا قاتل تھا یہ باپ، کیسے اللہ اسے چھوڑ دیتا؟ اپنی بیٹیوں کو طعنہ دینے والا یہ شخص، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا شخص، کیسے اس کے گناہوں کی تلافی ہوتی؟ ارشد احمد کی راتیں نیندیں اڑ چکی تھیں، اس سے دانے کی وہ فریادیں
वो मिन्नतें सोने नहीं देती थीं, इसका जलते बदन में निकलती चीखें इसे सोने नहीं देती थीं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? रुशाइल अपने कपड़े ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में। वो पलटी, सामने शावेज खड़ा था। ग्रे कलर की टी शर्ट जिसकी अमूमन आहिस्ते ने कोहनियों तक, साथ ब्लैक पैंट में मबलूस, वो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा था। रुशाइल को तो हमेशा से ही अच्छा लगता था। इसे तो इससे उस दिन मोहब्बत हो गई थी जब इसने सारा को थप्पड़ मारा था, लेकिन इसके ज़ख्म, इसकी बदनामी शावेज से मोहब्बत करने से रोक लेती थी। वजह ये कि तुम मेरी बीवी हो, तो तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों के साथ अलमारी में होंगे। वो मुस्कुराया। किससे पूछ के रखे? मैंने कहा था। वो ये कहती हुई कमरे में बाहर निकली कि शावेज ने इसे बाजू से खींचा और अपने नज़दीक किया। मिसेस शावेज, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे पता है जो भी मैंने किया वो भुलाया जा नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें मनाने की। ज़बरदस्ती करोगे? रुशाइल ने तेवरियाँ चढ़ाई। बीवी हो मेरी, उठा के ले जाऊँगा सबके सामने, इसलिए खुद ही मेरे कमरे को अपना कमरा समझो। बड़े बेशरम हो तुम। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। वो अपना हाथ झड़क के आगे बढ़ी। अच्छा बात तो सुनो। वो नहीं रुकी। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मैंने ऑफिस जाना है। खुद कर लो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे काम। नहीं तो वो अपनी सारा को बुला लो, वो कर देती है। देख लो तुम्हारे माजी खुदा शोहर का हाथ जल जाएगा। शाविस ने जैसे कहा, हाँ करो, तुम्हें तो पता चले। वो नहीं रुकी। रुशाइल बेटा, मिर्ज़ा सिकंदर ने इसे अपने सीने से लगाया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। ना बेटा ना रो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ जैसा कोई बदनसीब कोई नहीं हो सकता कि मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया और बचपन से सारे रिश्ते तोड़ दिए, और जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मिर्ज़ा सिकंदर की आंखों से नदामत के आंसू गिर रहे थे। इन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी थी। अब क्या कर सकते हैं अब्बू? अब तो दुनिया से चले गए, कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज अब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है। तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढता था और तुम्हारी वजह से ही शराब पीता था जब तुम नहीं मिलती थी, और अब वो शराब की तरफ देखता तक नहीं। लेकिन बेटा फिर भी तुमने एक बीवी की हैसियत से तुम्हें इसका ख्याल रखना है। इसकी माँ तो इसका ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशहाल मिर्ज़ा साहब की तरफ देख रही थी। जिस इंसान से वो नफ़रत करना चाहती थी वो इसकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा था। वो इससे नफ़रत क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो इसका शौहर, और शायद मोहब्बत जो बचपन से थी वो उलझ कर रह गई थी। प्यास लगने की गर्ज से वो बाहर आई थी जब वो किचन में आई कि शावेज चाय बनाने की कोशिश करता। ओ शुक्र तुम आ गई। देखो तब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं सही चाय नहीं बन रही। जैसे रुशाल ने देखा, सारे किचन का तहस नहस किया गया था। सॉरी, वो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी। पीछे हटो। वो गुस्से से इसके साथ खड़ी हुई। देखो इतनी आसानी से तो बन जाती है चाय, सीख लो। क्यों सीखूं? मेरी बीवी है, वो तो बना सकती है मेरे लिए। अच्छा तुम्हारी बीवी है? हाँ, बड़ी नकचड़ी और गुस्से वाली है। वो कहीं दिखे ना तो इससे कहना सॉरी। तब आने के बाद सॉरी? इसने चाय का कप इसके नज़दीक कर रखा और पानी लेकर चली गई। यार वो मान नहीं रही अरसल, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वो मान जाए। वाह शावेज साहब, क्या कहने हैं आपके। इसको इतनी अजियतें दी, तुम्हारी माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दी इस पर, और वो इतनी जल्दी भूल जाएगी सब कुछ। हाँ यार, मैं मानता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी तो मांग रहा हूँ इससे। तुमने इसके माँ बाप को सच्चाई बताई? जैसे अरसल ने कहा। कौन सी कौन सी सच्चाई? शावेज ने चौंकते हुए अरसल की तरफ देखा। उस रात नशे में धुत जो इसके दामन पर कीचड़ उछाला था, इस बेकसूर को सबके सामने तुमने अपने गंदे इल्ज़ामात में घेरा था, वही सच्चाई। जाकर बता इसके जालिम बाप को, ताकि इसे सच्चाई पता चले। इनकी बेटी बदचलन और आवारा नहीं है। ये कहते ही अरसल लम्हे भर को खामोश हो गया। मुझे आज भी उसकी सिसकियाँ याद है शावेज, जिसमें सच्चाई के आंसू थे, लेकिन कोई इसकी बात को यकीन नहीं कर रहा था। फिर अरसल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ अरसल। शावेज के लहजे में नदामत थी। नहीं मेरे यार, तू बदनसीब नहीं है, तुझे बदनसीब बना दिया गया है। आज तक सबीन आंटी ने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। निकाह कोई कागज़ में कर दिए गए दस्तखत नहीं होते, और किसी लड़की की इज्जत को बड़ी महफिल में सबके सामने नीलाम करना कोई असैब की बात नहीं है। मुझे अफसोस है कि आंटी ने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैं क्या करूं अरसल?
शावेज के चेहरे पर फिक्र उभरी। करना क्या है, कल जाओ रुशाइल के घर और इसके अब्बा को सारा सच बताओ। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुशाइल, रुशाइल! शावेज घर दाखिल होते ही इसको पुकारने लगा। सीढ़ियों से उतरती हुई वो आई। चलो जल्दी तैयार हो, कहीं जाना है। वो पलटा। कहाँ जाना है? रुशाइल ने जैसे आगे से सवाल किया। शावेज ने अपना फिर से रुख इसकी तरफ किया। किसी ज़रूरी जगह? इस ज़रूरी जगह का नाम भी होता है। वो तुम गाड़ी में बैठोगी तो बताऊंगा। अगर मैं कहूँ मैं नहीं जा रही तो मैं खींच कर ले जाऊँगा। ऐसे कैसे लेके जाओगे? वो ये कहते हुए दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तुम समझ नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ। शावेज ने रुशाइल को ज़ोर से धकेल कर अपने नज़दीक किया कि रुशाइल को इसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बीवी हो तुम मेरी, कहीं कहो तो उठाकर लेके जाऊँ? नहीं नहीं, मैं आती हूँ, रुशाइल ने घबराते हुए कहा। शावेज ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ छोड़ा। जल्दी करो मिसेस शावेज, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी में। इसने गुस्से से तेवरियाँ चढ़ाई और ऊपर चादर लेने चली गई। वो बाहर गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार करता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शावेज ने में फूलों का गुलदस्ता और कुछ ताइफ पकड़े घर में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरफा ने इसे पेशानी पर बोसा दिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हो। आंखें तो बिल्कुल मिर्ज़ा भाई जैसी हैं, गहरी। ये आंटी मैं आप लोगों के लिए लाया था। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं आंटी, ये मेरा अपना घर है। अच्छा चलो ठीक है। एक मिनट आंटी, आपसे मिलने कोई आया है। जैसे शावेज ने कहा पीछे से रुशाइल अंदर आई। जैसे माँ ने अपनी औलाद को, इसने पलट कर रुशाइल को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू की दरिया बहने लगे। माजी के जख्म फिर से ताज़ा हो गए। कैसी है मेरी बच्ची? अरफा बेगम बेख्तियार रुशाइल के चेहरे को चूम रही थी। माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। इसकी औलाद चाहे जैसी भी हो लेकिन फिर भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? रुशाइल ने अपनी माँ का चेहरा आंसू से भीग चुका था साफ किया। नहीं बेटा, आज इतने अरसे बाद तुझे देखा ना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शावेज, नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये इसका घर है। अंदर आओ। वो दोनों कमरे में गए। रुशाइल तस्मिया और अली से मिली। बहन भाइयों में प्यार देखकर जैसे वो दोनों बहन भाई रुशाइल से मिल रहे थे। रुशाइल तुम यहीं रुको। शावेज ने इसे तस्मिया के साथ रुकने का कहा और खुद अरशद अहमद के कमरे में चला गया। वो लाचारों की तरह चारपाई पर लेटा था। अस्सलाम वालेकुम, शावेज ने इनके करीब बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। तुम तुम तो वही हो, वो नशे में धुत जिसका निकाह मेरी बेटी से हुआ था। अरे कमबख्त, तू यहाँ क्या कर लेने आया है? तेरा निकाह तो कर दिया था ना, अब क्या हमें जलील करने आया है? एक मिनट अंकल, मेरी बात सुने, फिर आखिर में आपने जो कहना होगा वो कह लीजिएगा। उस रात जो भी हुआ इसमें आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर थी। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि रुशाइल वाकई मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ शराब में धुन होकर एक ऐसा मजाक किया आप लोगों के साथ जो शायद एक मजाक से भी ऊपर हो गया था। बाकी रुशाइल का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। इसके दामन पे जो कीचड़ उछाला गया था वो बेमायनी था। बल्कि अरशद अहमद आपकी बेटी निहायत फरमाबरदार और सब्र तहम्मुल वाली है, जिसकी मिसाल नहीं। वो अलग बात है कि इसकी किस्मत में मुझ जैसे शख्स के साथ निकाह करना पड़ा, नहीं तो वो अगर इतनी बदचलन होती तो वो उस दिन ही इनकार कर देती जिस दिन आप इसके लिए 40 साल शख्स का रिश्ता लेकर आए थे। क्या इसने इनकार किया? बताएं अंकल, क्या इसने एक दफ़ा आपको आगे से कहा कि अब्बा ये रिश्ता नहीं मंजूर? नहीं किया ना, क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त की रखवाली करना चाहती थी। आप इसे क्या नहीं कहते थे, इसे माशरे में बद किरदार के ताने देते थे, लेकिन एक दफ़ा भी इसने नहीं, आपकी दूसरी बहनों ने, तस्मिया ने, दानिया ने एक बार भी बदज़बानी की नहीं। तो फिर आप क्यों इन्हें बदचलन और बदज़बान कहते हैं? बेटियां तो खुदा की नेमत होती हैं। शावेज के अल्फाज अरशद अली के दिल पर एक खंजर की तरह वार कर रहे थे। इसका दिल रगों में दौड़ता हुआ खून चला उठा जब इन्हें सच्चाई मालूम हुई। आंखों में नदामत के आंसू बहने लगे और बेख्तियार वो सारे लम्हात याद आ गए जब इन्होंने आखिरी बात अपनी बड़ी बेटी को माथे पर चूम कर घर से इसकी खुशी ढूंढने के बहाने ले गए थे और इसे ज़िंदा जला दिया। उसे याद आने लगी वो रुशाइल की फरियादें, जब वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता।
रुशाइल बाहर कमरे के दरवाजे की एक तरफ खड़ी थी। इसकी आंखों से बेअख्तर आंसू आ रहे थे। आज वो शावेद सिकंदर से नफरत नहीं कर सकती थी। ये वही शख्स था जिसकी सच्चाई से इसके दामन पर दाग लगा था, हल्का हो सकता था। पहली बार अरशद अहमद की आंखों से गिरते आंसू देखकर रुशाइल का कलेजा मुंह को आ गया। शायद वो जैसा भी था, लेकिन है तो इसका बाप। खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी बेटियों पर शक किया। ये अल्फाज यकीन मानो रुशाइल की सिसकियाँ बुलंद हो गई। तस्मिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो अल्फाज थे ही कुछ ऐसे, एक संदिल बाप के अल्फाज। रुशाइल कमरे में लड़खड़ाते हुए कदमों से दाखिल हुई। वही शर्मो हया का किरदार था, वही नेक सलाहियतें जो अरफा बेगम ने अपनी बेटियों को दी थी। जिसे अरशद ने देखा, इसने बेख्तियार अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ये बाप और बेटी का रिश्ता था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले रिश्तों के दरमियान होता है। रुशाइल अपने सारे गम ज़ख्म भुला बैठी थी। इसने जल्दी से अपने बाप को हाथों से पकड़ लिया। नहीं अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे अब्बा हैं। अगर आप मेरे जिस्म खुद उधेड़ भी दे रखते तो फिर भी मैं आपको उफ तक न कहती। अरशद अहमद ने सुनते ही इसे अपने सीने से लगाया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो ना, आज अल्लाह ने मुझे सिला दे दिया, मैं मासूर हो गया। तस्मिया एक तरफ खड़ी रो रही थी। शायद वो लम्हा ही ऐसा था जो दिलों को ताड़ ताड़ कर देने वाला। आओ तस्मिया, तुम आओ। बाप की पुकार ने इसके दिल को पिघाल दिया। वो जल्दी से अरशद अहमद के सीने से लगी, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती थी। अरशद अहमद ने दोनों की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं वहीद अहमद की तरह तो नहीं, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से सारी खुशियाँ तुम लोगों को दूंगा। दोनों के चेहरे पर आंसू भी थे और एक मुस्कुराहट। लेकिन बेटा, एक बात है जो तुम दोनों मुझे कभी माफ़ ना कर सको। अरशद अहमद को दानिया की वो चीखें याद आई। बेटा, दानिया घर से भागी नहीं थी, बल्कि मैंने खुद इसे अपने इन गुनहगार हाथों से मार दिया। क्या? अरफा बेगम के मुंह से निकला। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अरफा, मैंने मारा है दानिया को। मुझे शक था कि वो भाग जाएगी। वो चिल्लाती रही, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी इसकी फरियादें नहीं सुनी। शाहवेज, रुशाइल और तस्मिया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें पता है रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि ख्वाब में मुझे दानिया की वो चीखें याद आती हैं जब वो मुझसे मिन्नतें करती रही, फरियादें करती रही। शायद मुझे खुदा माफ़ न करे, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो अरफा। वास्ता, ये खुदा का वास्ता, शायद अगर अरशद अली रुशाइल को ना देता तो कभी ना माफ़ करती। यही खुदा का वास्ता, अगर अरफा बेगम को ना देता तो वो माफ़ ना करती। खुदा से बढ़कर कोई साथ नहीं। जाओ अरशद अली, तुम्हें माफ़ किया। मेरी बेटी बेकसूर थी, मुझे पता था। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। अरफा ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये अम्मी, पानी लें। रुशाइल ने सबीन को पानी पकड़ाया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरा देखभाल करने की। सबीन को हार्ट अटैक आने की वजह से इसकी तबीयत अब ज़्यादा नासाज रहती थी, लेकिन अभी अभी इसके दिल में रुशाइल के लिए भी नफ़रत कम न थी। चाहे शावेद और मिर्ज़ा सिकंदर ने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुमने मेरी भांजी और घर तबाह कर दिया। मेरी बहू सिर्फ सारा है, सुन लिया तुमने? मैं ये मेडिसिन रख कर जा रही हूँ, सो खा लीजिएगा, रुशाइल ने तहम्मुल भरे लहजे में कहा और कमरे से रवाना हो गई। रुशाइल उठो, रात के 12 बज रहे थे। शावेद ने इसे आवाज़ लगाई। क्या हुआ है? उठो तो सही। शावेद, प्लीज़ मुझे सोने दो। इसने करवट बदली। शावेद बेड से उठा और इसका हाथ पकड़ा और उठा। मलिका आलिया, हैप्पी बर्थडे मिस रुशाइल। जैसे शावेज ने कहा, कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। वो हाथ में केक पकड़े खड़ा था। वो बिल्कुल हैरान थी कि इसे अभी तक इसका बर्थडे याद था। क्या हुआ? केक काटो। इसने केक नाइफ इसे थमाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शावेज ने केक रुशाइल को खिलाया। थैंक यू, रुशाइल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हारे बर्थडे में कभी नहीं भूलता। आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। पहले खड़ी हो। शावेज, खड़ी तो हो। शावेज ने रुशाइल को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। डायमंड रिंग? रुशाइल ने चौंकते हुए शावेज की तरफ देखा। हाँ, क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे तुमने
ओ मिस, ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं होता। तुम मेरी बीवी हो और शोहर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, इसकी हर ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरी करे। और शोहर जो भी तोहफ़ा ताइफ वगैरह लाए ना, तो बीवी को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। अरे वाह, आप तो बहुत नेक परवीन हैं। देख लो फिर तुम्हारा शौहर कितना समझदार है। लगते तो नहीं। क्यों, आजमा के देख लो। नहीं, मैं नहीं आजमा रही। वो बेड की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो, शावेज ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जहन्नुम में जाना है क्या? हाय, जहन्नुम में वो तो औरतों की कसरत तादाद का ठिकाना है। जैसे तो सारे मर्द जन्नत में ही डाले जाएंगे। हो सकता है, शावेज ने मुस्कुराते हुए तंज किया। तुम्हारी सोच है। वो ये कहती ही फिर मुड़ी। अच्छा सुनो तो सही, क्या शावेज, थोड़ी देर और बातें कर लें? सुबह ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ कहना है। इसने रुशाल के दोनों हाथों अपने हाथों में लिए। देखो रुशाल, मैं जानता हूँ ज़िंदगी ने हमें कैसे मिलाया। ये नाकाबिले तवक्का था, और तुमने जो कुछ भी सहा, मामा का जुल्म, मेरी तहकीक बातें, इन सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, और हमेशा ये मेरे दिल में रहेगा। चाहे तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद कोई दुख नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ रुशाइल, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मुश्किल वक्त हो या कभी भी, तुम्हारा शौहर कदम पे कदम तुम्हारे साथ रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा एहसान हो गया शावेज। चलो अब सो जाओ। जालिम बीवी, कदर करो मेरी, शावेज ने हंसते हुए कहा। रुशाल मुस्कुराई और लेट गई। नींद कहाँ आई थी इसे, वो तो बस इसे रोक रही थी, क्योंकि इसे पता था कि अगर शावेज से वो वहाँ बातें करती रही तो वो खुद इसके सामने कमज़ोर महसूस करने लगेगी। इसकी बातें याद करते हुए मुस्कुरा रही थी, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसने इसका इम्तिहान कामयाब कर लिया। शावेज, तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो, जिसके बगैर मैं एक पल नहीं गुजार सकती। पता नहीं क्यों मैं खुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर महसूस करने लगती हूँ। जब जब तुम मेरी परवाह करते हो, जब घर आते मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हो, जब जानबूझकर मुझे भुलाने की कोशिश करते हो, और बार बार मुझे पर अपना हक जताते हो। पता नहीं क्यों बढ़ते दिनों में मुझे तुम्हारी ये बातें, हरकतें भाने लगी हैं। चाहे तुम जो से भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी हूँ, और ये बात शायद वो मुझसे कभी करार न कर सके, क्योंकि शायद माजी के ज़ख्म इतने गहरे निशाना छोड़ गए थे कि रूह कांप उठती है। शायद शावेज की तरफ मुंह किया, और जो सोया हुआ था। शावेज, उठो उठो बाबा, नीचे तुम्हारा नाश्ते का पर इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे हद होती है, कितने दफ़ा कह चुकी हूँ मैं, जाने लगी हूँ। ठीक है, बाद में आते रहना। अच्छा अच्छा, आ गया। हाँ प्लीज़, ये मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखे हैं, फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ। रुशाल ये कहती हुई कमरे से बाहर रवाना हो गई। ये ले बाबा आपका जूस। थैंक यू सो मच बेटा। आओ तुम भी करो नाश्ता। जी। रुशाल ये कहते हुए चेयर पर बैठ गई। सबीन को नाश्ता दे दिया? जी हाँ, मुलाजमा के हाथ भिजवा दिया। आपको पता है वो मुझे देखना पसंद नहीं करती। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज, जी बाबा जानी। वो आज हमारी मीटिंग थी मिस्टर मकसूद के साथ। जी आज 11 बजे है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर मिर्ज़ा कहते हुए बाहर की जानिब रवाना हो गए। हेलो सारा मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो उखड़ी। तो क्या बेटा, मैं इस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखे खाला, वो मनहूस तो अब आपकी घर की बहू बन चुकी है। अब चाहे आप इसे जो मर्ज़ी कहें, आपके बेटे ने इससे घर से निकालने के बजाय मुझे घर से निकाला। अरे वाह, सारा खेल आप खेलते रहे शावेज के साथ, और विलन में। वाह, बहुत अच्छा गेम खेला आपने। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? वही कह रही हूँ जो आपने सोचा। और क्या? और एक बात याद रख लें, मैंने शादी सिर्फ शावेज के साथ करनी है, पूरे ख़ानदान के साथ नहीं, कि सबका ठेका नहीं लिया मैंने, सुन लिया आपने ना, भाड़ में, और आपका बेटा भी। सारा ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। सबीन वहीं दंग रह गई। इसका अपना बहन का फ़ोन, इसके साथ इतनी बदतमीज़ी की। सारा, जिसके लिए मैंने इस लड़की को इतनी बातें सुनाई, और वो आज मुझे बेसहारा छोड़ गई। शायद वो मुझे सज़ा मिली है, जो मैंने इसके साथ इस कदर जुल्म किया। सबीन की आंखों में आंसू बहने लगे। इसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची ऊंची रो दे, लेकिन वो क्या करती। आंटी ये दवा लें।
जैसे रुशाइल अंदर दाखिल हुई, इसने मेज़ पर दवा रखी और बाहर जाने लगी। रुको। सबीन के कहने पर इसके कदम रुक गए। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सबीन ने अपने हाथ से बेड पर बैठने का इशारा दिया। वो हिचकिचाई और बेड की तरफ बढ़ी। सबीन ने रुशाइल का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो तो तुम क्या मेरे सारे जुल्म भुलाकर मुझे माफ़ कर दोगी? सबीन की आवाज़ में नदामत झलकी। आंसू से इसका चेहरा भीगा था। जी, मैं माफ़ कर दूंगी, क्योंकि गफूर दरगुजर करना सबसे बड़ी बात है। तो खुदा के लिए रुशाइल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें अपनी अज़ियतें दी। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की सज़ा पाई है, अपने ही मुझे छोड़कर चले गए। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं करें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात माफ़ की, तो मैं आपको कब का माफ़ कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप रोए मत। क्या करूँ रुशाइल, ये आंसू नहीं रुकते। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने आपको सीधे रास्ते पर चला दी। बेटा, तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। मैंने तुम पर इतना जुल्म नहीं कहा। क्या नहीं कहा। तुम्हें तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई, हत्ता कि मैं ये तक भूल गई कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि 4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। मैंने ना तो सिर्फ अच्छी सास और ना ही अच्छी माँ बन सकी, मैं अपने ही सगे बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई, इस कदर के अपने इन हाथों से खुद अपने बेटे की खुशियाँ छीन ली और इसको इसकी मोहब्बत से अलग करने की बहुत कोशिश की। लेकिन देखो ना, इसकी मोहब्बत में तड़प थी, क्योंकि वो गुड़िया से बहुत मोहब्बत करता था और करता है। और तुम्हारा निकाह भी उसी से हो गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहक गई थी। मैंने वहीद साहब और मिर्ज़ा सिकंदर की दोस्ती में दरार पैदा कर दी, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों का रिश्ता ना हो सके। लेकिन मैंने शावेज़ के दिल से कभी तुम्हें ना निकाल पाई। खुदा के लिए रुशाल, मुझे माफ़ कर दो बेटा। जैसे सबीन ने अपने दोनों हाथ इसके सामने किए, इसने जल्दी से इन हाथों को थाम लिया। नहीं 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 आंटी, आप ऐसा मत करें। और रही बात माफ़ की, तो मैं आपको माफ़ किया। अगर मेरा खुदा इतना रहम करीम है और वो चाहे कि आप दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर मैं कैसे आपको रोक सकती हूँ? आप मेरी बड़ी हैं। हाँ, जो गलतियाँ माजी में हो गई हैं, लेकिन इनकी तलाफ़ी तो की जा सकती है। और मुझे यकीन है अम्मी, सब कुछ भुलाकर पहले जैसी हो जाएंगी। यह सुनते ही सबीन फूट फूट कर रोने लगी और इसने बेअख्तियार रुशाइल को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी बेटी हो रुशाइल। आप भी बहुत अच्छी हैं। रुशाइल की आवाज़ भीग गई। खुदा ने इसे इतनी खुशियों से नवाजा। बाकी खुदा ताला बड़ा नवाजने वाला है, जो अपने बंदों को इम्तिहान में कामयाबी के बाद बहुत खुशियों से नवाजता है। और आज इसने मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लुटा दी। कुछ माजी की तलखियाँ थी जो कभी भूली तो नहीं जा सकती, लेकिन भूलने की कोशिश तो की जा सकती है। ज़िंदगी का ये उसूल होता है, आजमाने के बाद खुशी की दस्तक होती है, लेकिन आजमाने के मरहल इतने आसान नहीं होते। इसमें सब्र और शुक्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। और अगर इसी उसूलों को हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। वो कहते हैं ना, गम की काली रात के बाद खुशियों का उजाला ज़रूर आता है। हेलो मिसेस शावेज, प्लीज़ ऐसे चोरों की तरह ना डराया करो। क्यों, तुम डर गई? नहीं, मैं तो नहीं डरी, इसने जूस का गिलास पकड़ते हुए कहा। कहाँ लेकर जा रही हो? आंटी को जूस देना है। ओह अच्छा, क्यों, क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं, पर शायद अब हो जाए। क्या बात है? बात यह है कि मलिका आलिया, आज रात को डिनर करने आप मेरे साथ बाहर जाएंगी? तो बोलिए, मंजूर है? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस मुद्दे को मुस्तैद करती हूँ। देख लीजिए, नहीं तो इसने बात आगे बढ़ाई। नहीं तो हम आपकी याद में शराब पी लेंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं, बस ज़रा घर लेट आऊँगा। शराब? शावेज, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम शराब पियोगे नहीं। इसने घबराते हुए ये तलकीन की। जब तुम आओगी नहीं तो फिर किसी को तो साथ होना चाहिए। रात 9 बजे गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो ये कहते हुए चला गया। ब्लैकमेल कहीं का, रुशाइल ने दबे हुए लहजे में कहा और सबीन के कमरे में चला गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है सबीन, तुम्हारे इस फैसले पर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रुशाइल अच्छी बेटी और बहू हमारे शावेज के लिए कोई नहीं, लेकिन शायद तुम्हें तब समझ नहीं थी।
तुम्हें पता है, मैंने जब पहली दफ़ा इसे देखा तो मुझे इसमें वहीद का अक्स नज़र आता था और अरफा बहन की तरबियत, लेकिन मैं पहचान ना पाया। चलो जो भी हो चुका, अब हम फिर से नए सारे की ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वहीद अगर इस दुनिया में होता तो इससे ज़रूर माफ़ी मांगता। ये कहते ही मिर्ज़ा सिकंदर की आंखें भीग गईं। प्लीज़ मिर्ज़ा साहब, आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। सारा जहर मैंने घोला था, आपकी दोस्ती में दरार पैदा की मैंने, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। खैर सबीन, अब जो हो गया। मिर्ज़ा सिकंदर ने अरशद अहमद के घर के करीब गाड़ी रोकी और इनके दरवाजे पर दस्तक दी। जिसे तस्मिया ने दरवाज़ा खोला, वो वहीं दंग रह गई। मिर्ज़ा सिकंदर और सबीन ने बारी बारी इसे अपने सीने से लगाया। कौन है तस्मिया, कौन आया है? ये कहते हुए अरफा बेगम जब दरवाजे पर आईं, इसके मुंह से बेअख्तार ये अल्फाज निकले, मिर्ज़ा भाई, मेरा तुमसे तुम्हारी दोस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं। अरफा को सारी माजी की यादें आनी फिर से ताज़ा हो गईं। इसकी आंखों से बेअख्तार आंसू निकले। आइए ना, अंदर आएँ। अरफा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ अपनी इन तमाम गलतियों की जो मैंने की थी। मुझे इल्म है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी गलतियों पर नादाम हूँ। अरफा, मैंने जो कुछ भी किया, वहीद भाई जैसे सच्चे इंसान की दोस्ती को झूठा साबित किया। मिर्ज़ा साहब का तो कोई कसूर नहीं था। अरफा, जो भी किया मैंने किया, मगर देखो, किस्मत ने हमें फिर से जोड़ दिया, हमारे बच्चों का निकाह में बंधा। एक घड़ी थी जब एक घड़ी थी जिसने हम दोनों ख़ानदानों को मिला दिया। अरफा खामोश थी। वो क्या कहती? जो भी कहना था वो तो वही साहब कहते, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए भाई, आप फिक्र मत करें, हम अरशद साहब का इलाज बेहतर से बेहतर करवाएंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मिर्ज़ा सिकंदर ने तहम्मुल से अंदाज में कहा। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं, आप भी आइए ना, रुशैल को अच्छा भी लगेगा। जी जी ज़रूर, अरफा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार कर था। 9 बजने पर 1 मिनट रह गया था कि रुशैल सामने से आती हुई मालूम हुई। ब्लैक फ्रॉक में मबलूस इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर रंगत तो नूर तक तीखे नौक्श और मासूमियत का पहरा था कि हर कोई देखता रह जाए। मुझे पता था तुम आओगी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं शराब पीऊँ। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्यों, पहले नहीं थी? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तुम तो मुझे हमेशा से खूबसूरत लगती हो और लगती हो। तभी तो ये दिल तुम पर हारा, इसने सिर्फ तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए। वाह, बड़ी शायराना बातें करने लगे हो। जी, आपकी मोहब्बत का असर है। तुम कोई और बात नहीं कर सकते? जी 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 ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ तो आपकी ही बातें करूँगा। जैसे शावेस ने कहा, वो हल्का सा मुस्कुरा दी। पागल, रुशाइल ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरे प्यार में, शावेस ने मुस्कुराते हुए कहा। अरसल, तू मुझे कहाँ लेकर आया है? जैसे अरसल ने शावेस की आंखें पे पट्टी से खोली, शावेस एकदम चौंक गया। ये वही जगह थी जहाँ ये चारों दोस्त बैठकर अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त गुजारते थे। शावेस की आंखों में आंसू आ गए। दोस्ती का रिश्ता इनके दरमियान, लेकिन जवाब की बेरुखी से शावेस अब कभी इकट्ठा नहीं बैठा था। यार शावेस, अब ऐसा तो मत कर। देख, माफ़ी मांग रहा हूँ यार, मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ एक दफ़ा साले, गले से लगा कर बड़ा तरस गया हूँ। जवाद की आंखों में आंसू लहरों की तरह टपक रहे थे। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। चल पीछे हट, शावेस ने इसे धक्का दिया और फिर ज़ोर से इसे गले लगा लिया। ये दोस्ती की मिसाल है यारो, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जो दिलों में बस जाता है, वो जो सांसों को जोड़ता है। फिर ताल्लुक़ तोड़ने की क्या बात है? आज चारों दोस्त फिर से मिलकर इकट्ठा बैठे थे, एक दूसरे की ज़िंदगी हालात जानने के लिए। सबके चेहरों पर अलग से मुस्कुराहट थी। 12 बज गए हैं, हद होती है लापरवाही की भी। कहाँ रह गए हैं? पता भी है मुझे नींद नहीं आती, लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो मज़ा आता है। वो मेन दरवाजे के करीब खड़ी बार बार चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखती रही। रुशैल का दिल बेकाबू हो रहा था। शावेज फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अल्लाह सब कुछ ठीक हो। वो अभी इसी फिक्र में थी कि दरवाज़ा खुला। जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, रुशैल ने सुनी। जैसे इसने शावेज को देखा, वो भाग कर शावेज के गले लिपट गई। शुक्र है तुम ठीक हो। पता है, तुमने मेरी जान निकाल दी। पता भी है शावेज, मेरी क्या हालत हो जाती है जब तुम घर लेट आते हो। वो मुसलसल बोलती जा रही थी। अभी तक इसने मजबूती से शावेज को झगड़ा था। बात करते करते वो अचानक रुक गई, क्योंकि वो शायद वो ये सब कुछ बोल गई थी जो वो शावेज के सामने बोलने से रुकती थी। वो मैं शायद
मौजूद तब्दील करना चाह रहे थे, लेकिन इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। शावेज ने इसे अपने सामने किया और इसके माथे पर चूमा और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मैं फ्रेंड के साथ लेट हो गया और हाँ, शराब को हाथ नहीं लगाया। इस बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। खुशियाँ ही खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में भर आई थी, शायद जिनकी तवक्को रुशान ने नहीं की थी। सबीन मिर्ज़ा सिकंदर का रुशान के साथ और इसके घर वालों के रिश्ते और गहरे मोहब्बत के रिश्ते में बन गए थे। 2 साल बाद तुम्हारी आदतें आज भी वैसी ही की वैसी ही हैं शावेज, जल्दी उठो, इतना टाइम हो गया है। रुशान ने शावेज को आवाज़ देते हुए कहा। स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।